नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसमें कि बैच रहार के अंदर आप सभी को क्लास 9 का सीबीएसई का जो फुल कोर्स है वो फ्री में करवाया जा रहा है। हमने पिछली 2 क्लास ले रखी है। आई होप आप सभी को वो समझ में आई हो। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर। अपने इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। मैंने और भी ये जो है स्लाइड्स आपके लिए तैयार की है, जैसे कि रिवीजन स्लाइड है ये, एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द सेकेंडरी साइंस, लर्निंग फ्रॉम वंडर एंड क्यूरियोसिटी टू डीप एक्सप्लोरेशन प्लीज प्रेडिक्शन एंड साइंटिफिक मॉडलिंग, है ना। उसके बाद में द शिफ्ट टू सेकेंडरी साइंस, मतलब सेकेंडरी साइंस के अंदर अपने शिफ्ट हो रहे हैं। तो उसमें क्या क्या बदलाव आएंगे। साइंस इज नॉट अबाउट व्हाट वी नो बट हाउ वी नो। हमने क्या जाना, मगर ये भी जरूरी है कि हम कैसे उस चीज को जानेंगे। वी मूव फ्रॉम सिंपल ऑब्जर्वेशन टू मेजरमेंट, सिंपल इक्वेशन एंड रिजल्ट टेस्टिंग। मतलब कि अपने को अभी कोई चीज पता थी क्लास 8 तक, लेकिन अब अपने को उनको मैथमेटिकली भी देखना है, साइंस के सिलेबस भी देखने हैं, इक्वेशन को भी देखना है, मेजरमेंट्स यानी कि मैथमेटिकली भी उस चीज को प्रूव करना है। शुरू करते हैं। इसमें मैंने आपको आप सभी को मॉडल्स के बारे में बताया था कि साइंस के अंदर मॉडल के थ्रू हम किसी भी चीज को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। साइंस की जो कुछ स्ट्रीम्स है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उसके बारे में मैंने आप सभी को बताया था। आज आगे शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि साइंस के अंदर कुछ चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है और कुछ चीज़ों को लेके चलना पड़ता है। तो चीज़ें अपने को इम्पोर्टेंट है, उस चीज़ को लेके चलना पड़ता है, बाकी को इग्नोर करना पड़ता है। हालांकि हर छोटी छोटी चीज़ें होती तो महत्वपूर्ण है, लेकिन उस टाइम कैलकुलेशन के लिए वो चीज़ें जरूरी नहीं होती। जैसे कि ये इंडिया के महान साइंटिस्ट है मेघनाथ जी, मेघनाथ साहब। इन्होंने स्टार्स के ऊपर स्टडी की थी। स्टार के ऊपर स्टडी करने के लिए इन्होंने उनकी चमक के बारे में बताया। जो तारे चमक रहे हैं उनमें से कितनी हीट निकल रही है, उसके बारे में इन्होंने बताया। सिंप्लीफाइंग द स्टार्स, when physicist Meghnad Shah studies the light from stars, he did not try to model every single atom. अब स्टार्स के बारे में जब स्टडी करनी है, पहली चीज वहां ये गए नहीं थे कि इन्होंने स्पेस में जाके स्टार के बारे में स्टडी की, नहीं, इन्होंने यहाँ से स्टडी की। फिर स्टार कितने बड़े होते हैं तो उसके एक एक एटम की से निकलने वाली हीट या एनर्जी की इन्होंने स्टडी नहीं की। इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टार्स के अंदर होने वाली रिएक्शन और मूवमेंट इनसाइड द स्टार, उनको स्टडी करने के लिए उन्होंने सिर्फ हॉट गैस माना। तारों को क्या माना, हॉट गैस या गर्म गैस के बड़े गुब्बारे माना। और हीट के मेजरमेंट से स्टार के थ्रू कितनी रेडिएशन और वेव्स जो है निकली जा सकती है, उसको एक अनुमानित रूप से बताया, जो कि एग्जैक्ट तो हो सकता है सही नहीं हो, लेकिन काफी लमसम उसके पास में पहुंच जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम किसी चीज को कई बार एड्रेस करते हैं कि भाई ये जगह यहाँ से आधा किलोमीटर दूर होगी। आधा किलोमीटर का दूर का मतलब 500 मीटर हो गया। अभी हो सकता है वो 455 या 460 मीटर हो, लेकिन अपनी क्या होता है, लगभग उस स्थान पर पहुंच चुके हैं, लगभग उसके पास आ चुके हैं। ठीक इसी प्रकार उन्होंने जब तारों की स्टडी की तो उन्होंने उनको गैस के बड़े गुब्बारे माने और उसके अकॉर्डिंग अपने जो है परिणाम दिए। बाई deliberating, ignoring complex process and focusing solely on temperature, pressure, how ions formed, he was able to explain how to color of stars deeply connected to their temperature. मतलब इन्होंने ये बताया कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग तारों का जो कलर है वो कैसे चेंज होता है। आज अपने क्लास 10 में भी आगे अपने इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो टेम्परेचर होता है उस पे तारों का टिमटिमाना और किस प्रकार डिपेंड कर सकता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं इसी स्लाइड में, इसी चैप्टर में। फिर है मॉडलिंग रियलिटी द क्रिकेट सिक्स। इसके बारे में मैंने आप सभी को पहले भी बताया था कि जो क्रिकेटर है उसकी शॉट मारने के बाद उसकी बॉल कहाँ तक जाएगी उसको हम कैसे बता सकते हैं, उसमें कौन सी चीजें इग्नोर करनी होती है और कौन सी चीजें अपने को लेके चलनी होती है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। इग्नोर में ये सारी चीजें जैसे कि ब्रांड ऑफ बैट, कलर ऑफ बॉल या मैदान में कितनी घास है, इन सभी को अपने को इग्नोर करके चलना है। जबकि वो चीज अपने को की बॉल कितनी दूर तक जाएगी, वो चीज यदि नापनी है तो उसके लिए उस बॉल का एक मास पता होना चाहिए। मास मतलब कि कितने ग्राम की है बॉल या कितने किलोग्राम की, इसकी स्पीड पता होनी चाहिए। बल्ले से टकरने के बाद बॉल कितने रफ्तार से आगे बढ़ी है ना। आप क्रिकेट देखते हो तो नीचे बॉलर जो है बॉल करता है उसकी स्पीड लिखी हुई रहती है। उसके अलावा बैट से बॉल लगने के बाद भी जो है स्पीड लिखी हुई रहती है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है ग्राउंड के अंदर चारों तरफ जो है एक वैगन भी तैयार किया जाता है कि बॉल इतने दूर गई और लिखा भी जाता है कि 74 मीटर गई, किसी की बॉल 102 मीटर दूर गई, है ना। तो बार बार बॉल को नापते थोड़ी है कि वो कितने जाके दूर गई। ठीक है, वहां पे आलर भी होता है, सॉफ्टवेयर होता है कई सारे जो कि मेजरमेंट करके दे देते हैं, लेकिन उसका एक अनुमानित क्या होता है कि डायरेक्शन या इसको डिस्टेंस भी कह सकते हैं अपने। ठीक है, किस डायरेक्शन में लिए, कितनी स्पीड है और कितना उसका मास है, उसके अकॉर्डिंग इन तीनों से रिलेटेड आप एक चैप्टर आएगा मोशन चैप्टर। उन मोशन चैप्टर्स के अंदर आप सभी के आप देखोगे कि इन सभी के फॉर्मूला है और आप उस टाइम बता सकोगे कि बॉल या कोई भी और चीज कहाँ तक पहुंचेगी। ठीक है, फिजिक्स के चैप्टर है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैथ आपके आपको अब जोड़ना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि साइंस में मैथ कैसे आ गई, एक्स वाई जेड ए बी सी कैसे आ गई। ठीक है, तो वो सारी चीजें भी इसमें आएगी, है ना। साइंस का ये पार्ट है फिजिक्स, इसके अंदर ये सारी चीजें आएगी। फिर द लैंग्वेज ऑफ साइंस, साइंस की लैंग्वेज है। पिछली क्लास में जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। तो उसको हिंदी में आम, इंग्लिश में मैंगो कह देते हैं। लेकिन हर जगह ये लैंग्वेज नहीं चल सकेगी, सभी साइंटिस्ट सभी लैंग्वेज नहीं सीख सकते। लेकिन एक लैंग्वेज जो सभी साइंटिस्ट हैं वो सीख सकते हैं और वो है द लैंग्वेज ऑफ साइंस। और वो लैंग्वेज है कि आगे जब 11th में साइंस होगी आपको पता चलेगा, 10th में भी पता चलेगा। केमिस्ट्री के अंदर एक नॉमेनक्लेचर होता है IUPAC, ये IUPAC नॉमेनक्लेचर है। और या फिर बायोलॉजी के अंदर भी नॉमेनक्लेचर होता है। उन सभी के अंदर साइंस के अंदर एक टर्मिनोलॉजी, किसी भी चीज को बोलने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग सभी उन चीजों को वो ही वर्ड में यूज लेंगे, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। उसके अलावा भी और भी चीजें हैं जैसे कि फोर्स, वर्क, रिएक्शन, ये इस टाइप के ऐसे शब्द हैं जो कि साइंस में यूज दिए जाते हैं। इन सभी की डेफिनेशन और इनके जो यूनिट्स होती है वो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। जैसे कि फोर्स की जो यूनिट है वो न्यूटन होती है, वर्क की जो है वो जूल होती है ना, इस टाइप से। उसके बाद में सिंबल्स, जैसे मास है, किसी ऑब्जेक्ट का भार है उसको एम से डिनोट करेंगे, कितनी स्पीड से वो चल रहा है उसको वी से, फोर्स कितना लग रहा है उसको एफ से। यानी कि अपने को साइंस में पूरा फोर्स को फोर्स भी नहीं लिखना देंगे, उसको एज ए सिंपल अपने एफ लिख लिया जाए। जैसे मैथ के अंदर फॉर्मूला होता है, उन फॉर्मूला में एक्स वाई जेड ए बी सी लिख के अपने उनको शॉर्ट में कर देते हैं और उसमें वैल्यू पुट करके आंसर लेके आ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार साइंस के अंदर भी क्या होगा कि अपने को किसी भी बड़ी चीज को सिंबल के रूप में लिखना है और फिर आंसर लेके आना है। और ये समझने का है। और यहाँ पे देखो इसने बताया भी है कि मैथमेटिक्स कि अपने को एज ए मैथ की तरह इस चीज को यूज करेंगे। हालांकि ये चीज हर जगह नहीं होगी, फिजिक्स में होगी, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में होगी, लेकिन वही चीज है। मैथ क्या करती है, किसी भी बड़ी चीज को छोटी रूप में अपने को समझने के लिए रेडी कर देती है, तो वही चीज है।
इसमें ये भी बताया हुआ है कि कई सारी छोटी छोटी गलतियां अपने को भारी पड़ सकती है। ठीक इसी प्रकार जो छोटी छोटी यूनिट्स है वो भी अपने को जो है कई बार भारी पड़ सकती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपने बाजार में गए और बाजार में कोई सामान खरीदने गए, मान लो कि चीनी खरीदने गए, तो अपने उसको बोल दें अपने को तो लेनी 2 किलोग्राम चीनी है और उसको अपने बोल दे 2 ग्राम चीनी दो, तो देखो कितना फर्क आ गया, कितना फर्क आ गया, हजार मतलब, है ना। ऐसा क्यों? इससे क्या प्रूव हो रहा है? इससे ये प्रूव हो रहा है कि साइंस के अंदर पीछे जो ये यूनिट्स लगाई है, किलोग्राम, ग्राम, एकदम सिंपल एग्जांपल है ये, इससे ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसी में एक प्लेन का आपको एग्जांपल मिलेगा, ह्यूमिली ग्लिडर इंसिडेंट एक हुआ था, जिसमें कि क्या हुआ था, पैसेंजर एयर का रन आउट ऑफ फ्यूल मिड फ्लाइट, उसका जो फ्यूल है वो बीच में क्या हो गया, खत्म हो गया, ड्यू टू ए कैटेस्ट्रोफिक मिक्सअप, मतलब कि गणना के अंदर उससे क्या हो गई, भूल हो गई इसके कारण। ठीक है, मेजरमेंट यूनिट्स द ग्राउंड टू miscalculate the fuel required because they use the density of fuel pound per unit instead of kilogram per unit। अब ये जो पाउंड है ये किससे कम होता है, किलोग्राम से कम होता है, और उन्होंने वो ये बात आ गई 2 किलो और 2 ग्राम वाली बात आ गई, तो उस चक्कर में कितना फ्यूल कम हो गया, 15,000 लीटर जो फ्यूल है वो एक प्लेन के अंदर कम रह गया, उस कारण फ्यूल पहले ही खत्म हो गया और ये जो फ्लाइट है वो पहले ही इनको उतारने पड़ी। तो ये छोटी छोटी जो कैलकुलेशन है, हो सकता है थोड़ी बहुत मिस्टेक आ जाए, लेकिन यदि हम यूनिट्स को ढंग से लेकर चलेंगे तो ये मिस्टेक एरर बहुत कम हो जाएगा, है ना। यूनिट्स सेम रहनी जरूरी है। उसके बाद में ऑर्गेनाइजिंग साइंटिफिक नॉलेज। अब अपने नॉलेज ले ली सारी, जैसे कि अपने को यूनिट्स भी पता है, अपने प्रैक्टिकली मान लो हम साइंटिस्ट है, उस चीज को प्रूव भी कर दिया हमें, लेकिन उसको भी कैसे डिवाइड करें और आम पब्लिक को उसको समझाए कैसे, तो उसके लिए भी टर्मिनोलॉजी है। उसको हम या तो लॉज के थ्रू, मतलब नियम देकर समझा सकते हैं, या उसकी थ्योरी दे सकते हैं, या फिर कोई प्रिंसिपल दे सकते हैं, उनके थ्रू उनको समझा सकते हैं। अब लॉ की क्या डेफिनेशन है, डिस्क्राइब रेगुलर कंसिस्टेंट पैटर्न ऑब्जर्व्ड इन नेचर। लॉ क्या होता है, जो हमेशा नेचर में होता है, जो हर जगह होगा, जो यूनिवर्सल होगा। आपने कई बार सुना होगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि आपके क्लास 9 में ग्रेविटी वाला जो चैप्टर था उसमें था भी। तो जो क्या होगा, कंसिस्टेंट हमेशा होगा या लगातार होगा, उसको हम लॉ बोलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, या आपके जो मोशन वाला चैप्टर है उसके अंदर आएगा भी। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सॉरी जो लॉ है वो क्या होते हैं, जो कंसिस्टेंट होते हैं, जो नेचर के अंदर एक पैटर्न के बार बार दोहराए जाते हैं, या हर जगह ये दोहराए जा सकते हैं, उसको लॉ बोलेंगे। उसके बाद में क्या है, थ्योरी। तो प्रोवाइड्स एन एग्जांपल ऑफ वाई पैटर्न अकर्स बेस्ड ऑन एक्सटेंसिव एविडेंस, मतलब कि इन पैटर्न्स की अपने को क्या देने हैं, एग्जाम्पल देना है या एक्सप्लेनेशन देना है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, थ्योरी बोलेंगे। मान लो कोई लॉ दे दिया हमें कि ये दुनिया में होगा, अब उसका कोई एग्जाम्पल तो उसको हो सकता है वो एग्जाम्पल यहाँ हमारे पास नहीं है, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने एक बार एक्सपेरिमेंट करके वो दे दिया, लेकिन अब दुनिया को वो चीज बतानी, तो एक थ्योरी बना के हमने उनको पेश कर दी, तो उस चीज को कहते हैं थ्योरी। तो ये जो लॉ है उन्हीं को समझाने की जो एग्जाम्पल है दिए जाते हैं उनको क्या बोल देंगे हम, फिर उसके बाद में है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या हो गया, ब्रॉड आइडियाज दैट हेल्प्स अस मेक सेंस ऑफ अ गिवन सिचुएशन। ब्रॉड आइडियाज दैट हेल्प्स अस मेक सेंस ऑफ अ
गिवन सिचुएशन। देखो थ्योरी का एग्जाम्पल क्या हो गया, एटॉमिक थ्योरी। अब जो एटॉमिक थ्योरी है, आपने अपने आएंगे भी कि एटम वाला चैप्टर आएगा, उसमें आप देखोगे कई सारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एटम को अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू या फिर कैसे भी करके समझाने की कोशिश की है। अब एटम इतना छोटा है कि उसको देख पाना पॉसिबल नहीं है, तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग समय पर अलग अलग थ्योरी दी थी जो उस टाइम तक सही थी। यानी कि थ्योरी सही हो ये जरूरी नहीं, लॉ का क्या है, ये सही होगा हमेशा, लॉ हर जगह अप्लाई होगा, है ना। लेकिन जो थ्योरी है वो उसी लॉ को समझाने के लिए होती है, उसी लॉ को समझाने के लिए होती है, लेकिन जरूरी नहीं है वो थ्योरी क्या हो, सही है। वो कुछ टाइम के लिए सही हो सकती है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। ठीक है, तो अलग अलग साइंटिस्ट ने एटम को समझाने के लिए भी अलग अलग थ्योरी दी थी, जिसमें बाद में बोर का जो एटॉमिक मॉडल था वो सबसे ज्यादा फेमस हुआ, और फिर वो उसी को ही लेके अपने आगे बढ़ते हैं। और प्रिंसिपल क्या होते हैं, उसका एग्जाम्पल है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। प्रिंसिपल भी क्या है, किसी चीज को एक्सप्लेन करने का एक मैथमेटिकल क्या होता है, तरीका होता है प्रिंसिपल। ठीक है, उसको एक फॉर्मूला बना के अपने को दे दोगे, और प्रिंसिपल भी क्या होता है, हर जगह अप्लाई। लॉ और प्रिंसिपल दोनों हर जगह अप्लाई होंगे। इनको समझाने के लिए क्या होती है, थ्योरी होती है। और थ्योरी हर जगह सही हो ये जरूरी नहीं है, सही भी हो सकती है और हो सकता है कुछ टाइम के लिए भी सही हो सकती है। प्रिंसिपल क्या होगा, उस चीज को समझाने का एक मैथमेटिकल तरीका हो। यहाँ है मीन साइंस और थ्योरी इज नॉट गेस। ये भी ध्यान रखना, थ्योरी जो है गैस नहीं कर सकते अपने कि हाँ ऐसा हुआ होगा समझाने के लिए, उसको भी कुछ ना कुछ हद तक जो साइंटिस्ट है वो एक्सपेरिमेंट करके ही समझाते हैं। हो सकता है वो उस चीज तक पहुंचे नहीं इसलिए वो गलत हो गया, लेकिन थ्योरी भी गैस नहीं होता, वो गैस नहीं कर सकती। इट इज वेल टेस्टेड, रिलायबल और एक्सप्लेनेशन। ठीक है, फिर अब अभी जैसे मैंने आपको थ्योरी के बारे में बताया, साइंटिस्ट क्या करते हैं, जो कोई भी थ्योरी देने से पहले कुछ क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, द पावर ऑफ प्रेडिक्शन। हो सकता है वो प्रेडिक्ट भी करे और सही भी हो जाए, तो वो भी कुछ कोई स्टेटमेंट देगा, उसको थ्योरी बोल सकते हैं। लेकिन साइंस की लैंग्वेज में वो थ्योरी नहीं। थ्योरी अभी जैसे मैंने नीचे लिखा, थ्योरी क्या है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया हो सकता है वो गलत है, वो ही थ्योरी मानी चाहिए। और हो सकता है किया गया जो प्रेडिक्शन है वो सही है, प्रेडिक्शन का मतलब अनुमान लगे वो सही भी है, लेकिन उसको अपने साइंस की लैंग्वेज में थ्योरी नहीं बोलेंगे, कुछ ना कुछ प्रूफ तो देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट करने भी जरूरी है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन मॉडल्स एंड लॉ are established, they allow us to anticipate that will happen before we even perform an experiment. Weather forecast, है ना, weather forecast use complex measurement and a model to predict outcome। कुछ इस तरह से आपने कभी न्यूज चैनल्स वगैरह को देखा होगा, वो ऐसे बताते हैं ना कि भाई इस एरिया में बारिश होने वाली है, इस एरिया में जो है भूकंप आने वाला है, या इस एरिया में जो है सुनामी आने वाली है ना। तो क्या करते हैं वो वाकई में क्या करते हैं कि थर्मल इमेजेस लेते हैं। थर्मल इमेजेस उस जगह के टेम्परेचर को बताती है, उस जगह के टेम्परेचर को बताती है। और जहाँ टेम्परेचर क्या होता है, जहाँ टेम्परेचर होता है ज्यादा, वहाँ प्रेशर क्या होता है, कम। टेम्परेचर ज्यादा और प्रेशर कम, वहां प्रेशर कम होते ही आसपास के जो बादल है वो उस एरिया में आने शुरू हो जाते हैं, और वहां पे क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है। तो जो रेड वाले एरिया है, इसमें आप देख सकते हो, जो रेड वाले एरिया है वहां बारिश होगी या हो सकती है, जरूरी नहीं है हो, लेकिन हो सकती है। तो इस चीज को प्रेडिक्शन बोलते हैं, है ना। आगे, व्हेन प्रेडिक्शन डू नॉट मैच, अपना अनुमान जो है वो गलत हो जाए, ऑब्जर्वेशंस
साइंटिस्ट डू नॉट रिजेक्ट एविडेंस। जो हो सकता है कई बार अपने जो प्रेडिक्शन लगाई है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि लाल वाले एरिया में बारिश आएगी और हो सकता है बारिश आई नहीं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो टेम्परेचर और प्रेशर वाली जो थ्योरी है उसको गलत साबित कर दे, क्योंकि जो प्रेडिक्शन है वो कई बार सही होते हैं और कई बार गलत। जैसे कि अपने कोई मैथ का सवाल करते हैं, कई बार आंसर निकलता है और कई बार नहीं निकलता। अपने फॉर्मूला तो हो सकता है सही लगे, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। तो वही चीज इसमें है कि आ, अपने साइंस के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था, कुछ चीजें इग्नोर करते हैं, कुछ चीजें लेके चलते हैं। तो हो सकता है जो इग्नोर की गई चीजें हैं अब वहाँ पे ज्यादा अप्लाई हो रही है, जिस कारण वो प्रेडिक्शन अपनी गलत हो गई। तो वही चीज इसमें कि बारिश क्यों नहीं है, अपने कई सारी चीजें इग्नोर करके चलते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर को लिया उसके अकॉर्डिंग बता दिया यहाँ पे बारिश होगी और वहाँ पे हुई नहीं। तो अपने क्या कहेंगे, प्रेडिक्शन गलत है। हाँ, हो सकता है गलत है, लेकिन हर बार ये गलत हो ये जरूरी नहीं है। तो ये कह रहे हैं री एग्जामिन देयर मॉडल्स, मॉडल्स को दोबारा देखते हैं और दोबारा वो प्रेडिक्शन लगाते हैं, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर दिस ओपन्स। अब साइंस में चीजों को समझने के लिए अपने को क्या है, एस्टिमेशन या जो है अनुमान लगाने का भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उससे क्या पता चलेगा, अपने को ज्यादा बड़ी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी और अपने को किसी भी एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के बारे में पहले पता चल जाएगा। जैसे कि एक अनुमानित रूप से अपने पूरे दिन में जो है इतनी एयर यानी हवा जो है, सांस जो है अंदर और बाहर कर सकते हैं। वो कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एक गुब्बारे के अंदर आपने हवा भरी और मान लो अपने एक दिन में सॉरी एक गुब्बारे में 1 लीटर हवा भर दी, तो दिन में मान लो 10,000 बार अपने ब्रेथ कर रहे हैं, तो अनुमानित रूप से 10,000 लीटर क्या हो जाएगी उसमें अपने हवा सांस अंदर बाहर इतनी लीटर अपने जो गैस है वो अंदर बाहर कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, एस्टिमेट अपने करते क्या है, उससे क्या होगा कि उससे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के बारे में अपने को पहले से पता रहेगा, दूसरा कॉन्फिडेंस भी आएगा, है ना। तो एग्जैक्ट वैल्यू आर नॉट ऑलवेज नेसेसरी इन अर्लियर। शुरुआत में जब हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें एग्जैक्ट वैल्यू अपने को पता हो ये जरूर नहीं है। रीजनिंग मेकिंग रफ estimate like calculating breathing values based on filling balloons is a critical habit। ठीक है, अब अपने पूरे दिन थोड़ी भरेंगे बैलून के अंदर हवा, अपने क्या करेंगे, एक बैलून के अंदर हवा भर के दें कि उसमें कितनी एयर आ रही है और अपने दिन भर में कितनी सांस ले रही है, जो भी फिक्स नहीं है। दिन भर में हम कितनी सांस ले रहे हैं एक भी फिक्स नहीं होती, लेकिन उसका भी एवरेज देख लिया हमने कि कितनी लेते हैं और उसको जब कैलकुलेट करेंगे तो अपने को पता चल जाएगी कि दिन भर में अपने कितने लीटर जो है सांस ले रहे हैं, हवा को अंदर ले रहे हैं बाहर सूख रहे हैं। तो ये कह रहा है साइंस क्या कहता है, उस चीज को यदि अपने एस्टिमेट करें, किसी चीज का अनुमान लगे, तुक्का नहीं होना चाहिए, वो रफ एक कैलकुलेशन हो गई, ठीक है, उससे भी अपने साइंस के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। फिर है साइंस विदाउट बाउंड्रीज। साइंस में बाउंड्रीज नहीं होती, साइंस छोटी छोटी चीजों से लेकर, इसीलिए शुरुआत में जो है मैग्नीफाइंग ग्लास को है बताया गया था, है ना। उसके अलावा कंपास को बताया गया था। कंपास क्या डिनोट करता है, इस पूरे बुक में आपकी ये चीजें होंगी कि साइंस की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है और साइंस छोटी छोटी चीजों को भी डिटेक्ट करना जरूरी है साइंस के अंदर, है ना। तो ये शुरुआत में बता दिया था। तो साइंस की कोई बाउंड्री भी नहीं है, वो एक माइक्रोस्कोप से लेकर टेलीस्कोप तक साइंस है ना। माइक्रोस्कोप में हम छोटी छोटी चीजें देखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, और टेलीस्कोप में हम ब्रह्मांड अपनी पृथ्वी में भी नहीं है, कहीं दूर अंतरिक्ष में कई सारे तारे, स्टार्स और गैलेक्सीज, प्लैनेट्स वगैरह होते हैं, इनको भी देखते हैं, यानी कि कोई बाउंड्री नहीं है। हाउ मेडिकल मास वर्क। अब देखो मेडिकल मास कौन सा हो गया, आपने ये मास के बारे में सुना होगा, खास करके कोरोना के अंदर इस मास्क का आपने नाम सुना होगा, N95 मास्क। और जनरली आप सभी ने मास्क देखे होंगे, मेडिकल स्टोर के अंदर मिलते हैं, है ना। और या फिर आपने किसी डॉक्टर को या फिर आजकल को
बाजार में जो पानी पूरी बेचते हैं वो भी ग्लव्स और मास्क लगा के रहते हैं। उसके अलावा दिल्ली में खूब प्रदूषण है, अभी सर्दियों में हवाई का प्रदूषण है, तो आपको दिखेगा जो लोग हैं वो मास्क लगा के घूमते हैं। तो वो मास्क कैसे जो है काम कर रहे हैं, ऐसे तो वो मास्क देख के अपने को मेडिकल की याद आ जाती है ना, मेडिकल मास्क। तो और मेडिकल सुनते ही अपने को क्या पता चलता है, बायो, है ना, कि है ना कि ये कोई बायोलॉजिकल चीज होगी एक्चुअली। अब एक मास के अंदर भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों ही आती है। वो कैसे आ रही है, ये को फिजिक्स का कैसे पता चल रहा है? पार्टिकल्स मोशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, मतलब पार्टिकल किस साइज के हैं, कैसे मोशन कर रहे हैं, कौन से पार्टिकल आपस में चिपक जाएंगे, कौन से नहीं चिपकेंगे, ये इस मास को बनाते टाइम ध्यान में रखना पड़ता है। केमिस्ट्री, प्रिपरेशन ऑफ पॉलीमर फाइबर, ये मास के अंदर जो मटेरियल यूज हो रहा है वो कौन से क्वालिटी का होगा, वो केमिस्ट्री से पता चल रहा है। उसके बाद बायोलॉजी इसमें क्या है, जो बैक्टीरिया, जो धूल का कण अंदर नहीं जाना चाहिए और कौन सा जाना चाहिए, ये भी ये बायोलॉजी से पता चलता है। कैसे पता चलता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या साइज के हैं, वो स्टडी हम किसमें करते हैं, बायोलॉजी के अंदर। तो साइज, स्ट्रक्चर एंड द बिहेवियर ऑफ वायरस, है ना। इसमें कौन सा वायरस था, जब ये मास्क ज्यादा यूज किए जा रहे थे, कोरोना वायरस, है ना, तो उसका साइज इतना छोटा होता है कि वो किसी भी मास्क से, घर में अपने कपड़ा लगाते उससे तो वो एंटर कर जाएगा। तो इसलिए ये मास्क फेमस हुआ था N95 वाला, कि भाई ये जो मास्क है ये कोरोना वायरस को अंदर नहीं जाने देगा। तो उसमें बायोलॉजी पता चली ना कि भाई कोरोना वायरस का साइज ये है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो मास्क है वो सही रहेगा। और मैथमेटिक्स, मॉडलिंग, एयर फ्लो, फिल्ट्रेशन, एफिशिएंसी, मतलब कितना वो फिल्टर कर सकते हैं एयर को, और हवा का फ्लो कैसा है, उससे अपने मैथमेटिक्स का पता चलता है। तो मास्क बना सकते, मतलब एक मास्क बनाने के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया था, नेचर के अंदर कोई फिजिक्स, कोई बायोलॉजी, कोई मैथ, कोई सब्जेक्ट नहीं होता। नेचर एक साथ काम करती है और नेचर की कैलकुलेशन खुद की होती है। उस सब्जेक्ट को समझने के लिए हमने ये सब्जेक्ट बने, उस टॉपिक को समझने के लिए, उस कैलकुलेशन को समझने के लिए हमने साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इस टाइप से सब्जेक्ट्स को बांट दिए। हालांकि नेचर एक साथ उस चीज को लेकर चलता है। फिर इन दी एंड बताया हुआ है, अपने चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरेशन एंड द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। उसमें क्या है, एक तरीके से इसकी समरी दे रखी है। ठीक है, साइंस इज अ ह्यूमन एक्टिविटी शेप्ड बाय क्यूरियोसिटी, मतलब जो साइंस है वो ह्यूमन एक्टिविटी पर डिपेंड कर रही है। क्यूरियोसिटी, अपने अंदर की जिज्ञासा, कितना उत्साह है किस चीज को जानने की, क्या इच्छा है हमारी, क्रिएटिविटी, है ना, कोलैबोरेशन, सभी का साथ भी होना चाहिए और सब्जेक्ट का साथ भी होना चाहिए। यहाँ पे सब मिलके तो उस एक्सपेरिमेंट को या उस चीज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट भी समझ रहे हैं ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब साथ कोलैब कर रहे हैं एक तरीके से जब हम किसी चीज को समझाते हैं। एंड केयरफुल क्वेश्चंस, क्वेश्चंस जो है वो साइंस में करना जरूरी है। कोई चीज क्यों हुई, कैसे हुई, है ना, और हम क्या उसको कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चंस करना जरूरी है। इट ग्रोज एज पीपल आस्क क्वेश्चंस, जैसे जैसे लोग क्वेश्चन पूछेंगे साइंस में, ये साइंस जो है वो ग्रो करेगी और कर भी रही है। शेयर रिजल्ट्स एंड लर्न फॉर मिस्टेक्स, मतलब कि हमने जो सीखा है, साइंटिस्ट ने जो सीखा है उसको शेयर भी करना जरूरी है, ताकि लोगों तक वो छोटी छोटी चीजें पहुंच सके, है ना। साइंटिस्ट करते भी छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करते हैं और जब उसमें वो एक्सपेरिमेंट उनका प्रूव हो जाता है तो दुनिया तक वो चीज जरूर लाते हैं ना। तभी तो आज ट्रेन से लेकर एरोप्लेन, ये सब चीजें कैसे दुनिया तक पहुंच गई। साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट क्यों करते हैं, उनको वो थोड़ी कि एक दूसरे को नीचा दिखाना है, फेमस होना है, वो एक्सपेरिमेंट जनता के लिए करते हैं, है ना। तो ज्यादातर आप देखो एक्सपेरिमेंट कब हुआ है या चीजों की खोज कब हुई है, जब वर्ल्ड को उस चीज की जरूरत हुई। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकेंड के टाइम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, मेडिसिन,
मेडिसिन का वर्ल्ड वॉर 2 में कई सारी मेडिसिन ऐसी थी जिनकी खोज हुई थी, है ना? अभी कोरोना के टाइम आपने देखा अलग अलग तरीके के मास्क की खोज हुई थी, कोरोना की वैक्सीन की खोज हुई थी। तो साइंटिस्ट जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो अपने लिए करते हैं, जनता के लिए, और जनता तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है शेयर रिजल्ट्स एंड लर्न, उनसे सीखो भी, कोई गलत हो या तुम, है ना, मिस्टेक से सीखो। तो ये अपना पूरा एक चैप्टर था जिनको मैंने 3 क्लास में कराने की कोशिश की है। ये चैप्टर खत्म भी हो चुका है। आप सभी को कोई डाउट हो तो मैं कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेगा। थैंक यू।